नमस्कार, हमारे पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बजट पेश होने वाला है। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर एक बार फिर से बजट पेश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन चुनौतियां बहुत होने वाली हैं क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में राजस्व का भी ध्यान रखना है, बजट का भी ख्याल रखना है। हर तबके को खुश करने की बात या हर तबके के लिए कुछ ना कुछ करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की जा चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर किस हद तक तमाम वर्गों का भला हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक स्टेटमेंट बताते हैं, क्योंकि बजट से ठीक पहले उनका यह स्टेटमेंट सामने आया है। आप बैठो, ये तीनों कानूनों का नाम बता दें। आप बैठो, आप बैठिए। सर, जो प्रदेश का कर्जा है वो इस वक्त आपके पास जो आंकड़े उसके मुताबिक कितना कर्जा, और ऐसी स्थिति में बजट में सरकार क्या कुछ पाई लोगों को? जो बी था उसमें तो 1,98,000 तक समझो 2 लाख के करोड़ खर्चा था। तो अब ये कह रहे हैं कोई 27,000 करोड़ बिजली कंपनी का इन्होंने लिया। वो तो 15-16 में लिया होगा, हमारे समय में वो कर्जा हमारे सिर पे नहीं था। वो तो अब बिजली कंपनी मुनाफे में जा रही है, पर सरकार कैसे, वो तो इनका फैसला था लेने का। हमने तो बता दिया, लेकिन जिस स्पीड से इन्होंने कर्जा किया है, तनख्वाह देने के लिए कर्जा लेते हैं, काम चलाने के लिए लेते हैं, बाकी करते कुछ नहीं। 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। कर्जा लो, घी पियो और मर जाने के बाद कोई नहीं पूछेगा। जाने के बाद समझते कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आने वाली। जी हाँ, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टेटमेंट सुना और पिछले बजट की हम बातें बताने कि उस बजट में क्या कुछ खास था। किसानों के लिए की गई थी बिजली दर में कमी की घोषणा, हरियाणा में 6 ROB बनाने की घोषणा की गई थी, राज्य में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी। ये 2020-21 का बजट जो पेश किया गया था उसके बारे में हम कर रहे हैं। हर जिले में MRI की सुविधा देने की बात की गई थी। जो पिछला बजट है उसके मुताबिक शिक्षा के लिए 19,639 करोड़ रुपए का प्रावधान, SC छात्रों के लिए छात्रावासों में 20% आरक्षण की बात की गई थी। चलिए, 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिलवा देता हूं आपको, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रंजीता मेहता जी जुड़ी हुई। रंजीता जी, स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। बजरंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं JJP की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रंजीता मेहता जी आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो कर्जा है वो कैसे निपटाएंगे, क्योंकि आप एक तरफ कंबल ओढ़ करके घी पीने वाली बात सामने आ रही है। देखिए साकेत, मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके की बातें भूपेंद्र हुड्डा जी करते हैं, आप देखिए कि जब उनका टेन्योर था और अब का टेन्योर है, आज सरकार के चलन में और यहाँ की प्रगति में जमीन आसमान का फर्क है। और जहां तक कर्जे की बात है, जिस तरीके से कोविड की महामारी ने मार मारी, जिस तरीके से बोझ पड़ा सरकार के ऊपर, उसके बावजूद उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से काम किया। जिस तरीके से हमें फ्री दवाइयां बांटनी पड़ी, जिस तरीके से मजदूर जो यहाँ पर श्रमिक थे उनको उनके घरों में पहुंचाना था, सुरक्षित पहुंचाना था, वो जब तक यहाँ पे रहे उनको 3 टाइम का खाना भरपेट खिलाना था, रोजगार बिल्कुल बंद थे, टैक्सेस बिल्कुल आ नहीं रहे थे, उसके बावजूद हमने फिर भी बहुत जितना भी हम संभाल सकते थे उसका संभाला। और मैं ये मानती हूँ कि बहुत सराहनीय कदम है। उसके बावजूद जो इस बार का बजट है वो ऑलमोस्ट एट पार, उसके बराबर ही जो पिछले साल का बजट था उसके बराबर ही सरकार ने लाने की कोशिश की है। हालांकि हम कटौती कर सकते थे, पर फिर भी हमने कटौती नहीं की और सरकार ने बजट जो है पहले से बेहतर जो है देने की कोशिश की है। अब आप पूछेंगे कि पैसा आएगा कहां से, तो पैसा है केंद्र से तकरीबन 16.21% हमें केंद्र से पैसा आता है। नाबार्ड समेत जितनी भी हमारे लेन देन होता है उससे 32.8% जो पैसा हमारे को रिकवर होता है। और राज्य के कर जितने भी हमें टैक्सेस आते हैं राज्य के, उससे हमें 37.61% जो है हमारी रिकवरी हो जाती है। उसके अलावा जो गैर सरकारी रसद है उसके अंदर हमारे 11.14% जो है हमारा रिकवर हो जाता है। और बाकी जो अन्य प्राप्ति है उससे हमारा 2.96% रिकवर होता है। तो इस तरीके से जो बजट का पैसा है ये यहाँ से हम रिकवर करते हैं। और जो खर्च करती है सरकार वो आर्थिक सेवाओं पे 22% खर्च करती है, सामाजिक सेवाओं पे 34% खर्च करती है, सामान्य सेवाओं पे 13% खर्च करती है। और जितनी कर्ज बाकी है उनकी जो किस्त जाती है उसकी वापसी होती है, उसके ऊपर तकरीबन 29% के करीब जो है सरकार पैसा अपना व्यय कर रही है। ठीक है,
आपने रिकवरी की बात की है रंजिता मेहता जी, मैं उस पर एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले बजरंग दास गर्ग जी, ये तो हमेशा से होता रहा है, चाहे आप बजट पेश कर रहे हो या भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही हो या इंडियन नेशनल लोकदल पेश करती रही हो, कोई भी पेश करे, कर्ज तो बढ़ता ही जाता है। ऐसा थोड़ी है कि आपके वक्त में कर्ज था ही नहीं। सुमन जी, कर्ज भरने का भी कोई सिस्टम होता होगा। जहां आपने कर्ज बढ़ाने की बात कही, जब से हरियाणा बना है 2014 तक तो 17,000 करोड़ रुपए कर्जा था। आज 6 साल के बाद 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा है। सबसे मोटी बात एक है, 6 साल के कार्यकाल के अंदर भी किसी प्रकार की टैक्स में छूट दी हो। मैं बता रहा हूं सुमन जी, आपके सामने है, हाल ही में सरकार ने 2% सब्जी व फलों पर मार्केट फीस नहीं लगा दी। हाल ही में नया ट्रेड टैक्स, जिसको व्यवसाय कर बोलते हैं, कि छोटा दुकानदार हो, कि छोटा फैक्ट्री वाला हो, कि बड़ी फैक्ट्री वाला हो, कि किराने वाला हो, जूते वाला हो, हलवाई हो, होटल वाला हो, हॉस्पिटल हो, बैंक, हर एक के ऊपर इन्होंने नया इंस्पेक्टरी राज व्यवसाय कर ट्रेड टैक्स और इसे नया लगा दिया। तो ये आपके सामने है, इस राज के अंदर बेरोजगारी और महंगाई के सिवाय कुछ जनता को मिला ही नहीं। ये कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब उद्योग ही नए नहीं लगेंगे, पुराने उद्योग आपके बंद हो रहे हैं, लाखों लोग पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं, तो आप कहां से रोजगार दोगे? आपने जब नया कानून लेकर आए, 75% बेरोजगार रोजगार देने की जो आपने बात की, इससे पहले सबसे पहले आपको चाहिए था कि प्रदेश के अंदर उद्योग कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, नए उद्योग कैसे लगे, कोई आपने पॉलिसी नहीं बनाई। उद्योगपतियों को इसी प्रकार की रियायत नहीं दी। कौन उद्योगपति? पड़ोसी राज्य का उद्योगपति, हरियाणा का उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करेगा। सुमन जी, मैं आंकड़े सिद्ध बता रहा हूं आपको। आज स्थिति क्या है हरियाणा के अंदर? छोटे छोटे उद्योग, जिसको आप लघु कुटीर उद्योग बोलते थे, ग्राम स्तर के ऊपर, जहां कूलर, पंखे, दरी, नमकीन का सामान, बेकरी, साबुन, तेल सब बनता था, आज सरकार की गलत नीतियों के कारण 80% से ज्यादा छोटे छोटे उद्योग सब गांवों में बंद हो चुके हैं। युवा बेरोजगार हो गए। हमारी माताएं बहनें जो गांवों में काम मिलता था वो बेरोजगार हो गई। प्रदेश जो कृषि उपज प्रदेश है, मैं मुख्यमंत्री जी से, सरकार से पूछना चाहता हूं, आप आंकड़े देख लो, हरियाणा के अंदर कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूं, 90% गवार गम की फैक्ट्रियां, मैं आंकड़े समेत मिल के नाम दे सकता हूं, 90% वो मिलें बंद हो चुकी है। और जो मक्की ग्रामीण के जो दाल मिलें थी, आपके सामने है, जो और मिलें थी, वो भी लगभग 50% वो मिलें कोई बंद होगी, कोई पलायन करगी, तो लाखों लोग पहले ही बेरोजगार हो गए। ठीक है। मेरी बहन जी बोल रही थी कि कोरोना के समय में काम किया। कोरोना के समय में अगर किसी ने मदद की, वो सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, उन्होंने मदद की। लोगों ने रात दिन, ठीक है बजरंग दास जी, लगाकर। बजरंग जी, आपके स्टेटमेंट पर अजय गुलिया जी काफी मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है गुलिया जी? जवाब नहीं है, मुस्कुरा रहे, क्या जवाब दे? बात तो जवाब देने का है। जी, सुन लेते हैं। बजरंग दास जी, आप जवाब देंगे या मेरे को देना है? बोलिए जी। आप तो आप दोगे, मैं तो दूंगा। भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये मेंशन है कि स्पष्ट रूप से एक एक कंपनी का ये दिया गया है कि किस प्रदेश से कितनी कंपनियां बाहर गई या कितनी कंपनियों ने अपना कारोबार बंद किया। तो मैं बड़े गर्व के साथ एक बात कह सकता हूं कि इस मामले में हरियाणा का जब उस पर लिखा गया तो कोई भी कंपनी पिछले 1 साल में हरियाणा प्रदेश को छोड़ करके नहीं गई, और बल्कि पिछले 1.5 साल के अंदर 17,000 करोड़ रुपए का, मैं ऑन रिकॉर्ड की बात करता हूं, बजरंग दास जी की तरह आंकड़े और काकड़े की बात तो मैं नहीं, लेकिन ये फैक्ट आंकड़े ये हैं, 17,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हरियाणा प्रदेश के अंदर उद्योगों के माध्यम से आई। दूसरी चीज,
ये जितनी पौंडीचेरी तो बहुत छोटा सा राज्य है, पुदुचेरी जिसको 40 के लगभग तो फैक्ट्रियां वहां से भी गई हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, कोट कर रहा हूं, एक भी इंडस्ट्री बाहर नहीं गई हरियाणा प्रदेश के अंदर से। दूसरी बात 90% मैंने गवार की फैक्ट्री कही है, 90% गवार की फैक्ट्री बोल रहा हूँ। अगर उसमें 90 से कम हो जाए, 90 से कम हो जाए तो 90-95 में रहोगे क्या? दाल मिल में 50% गिनाई है। दाल मिल में आंकड़े से दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। आप पूरी मैं लैंड बता सकता हूँ, भिवानी से लेकर डवाली तक जितनी गवार की मिले सब बंद हो चुकी है। सिर्फ 10% मैक्सिमम हाईएस्ट 10% कह रहा हूँ वो चालू है, बाकी पौने दाम के अंदर बिक के कबाड़ में बिक रही है। क्या बात कर रहे हो? कौन से आंकड़े ढाके ला रहे हो? मेरी यही समझ में आती आंकड़े। आप अच्छा ठीक है, एक सेकंड बजरंग जी, एक सेकंड समझिए मैं आंकड़े। हाँ ठीक है बजरंग जी, एक सवाल जरा अजय गुलिया जी से ले लेता हूँ, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अजय गुलिया जी, गठबंधन में आप साझेदार हैं, सरकार में आप साझेदार हैं, आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जेजेपी की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट को लेकर, क्या इनपुट्स आप लोगों की तरफ से दिए गए थे कि क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में? नहीं देखिए साकेत भाई, मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कह दूं और वो संकेत भी आए, जो जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और हमारी एक सोच थी, कुछ वादे हमारे जनता के साथ थे। हमारा पहला ध्येय ये है कि वो जितने भी हमारी चीजें थी वो धीरे धीरे करके वो सारी पूरी हों और किस प्रकार से जनता को लाभ की स्थिति में लाया जा सके। और एक चीज और साकेत भाई, मैं कोट करूंगा इसको भी कि देखिए, कर्ज तो जब बजट का साइज बढ़ता है तो कर्ज तो बढ़ता है, लेकिन मैं पूरे आप ये मानिए भरोसे के साथ और ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की वो एकमात्र सरकार थी जो प्लस से माइनस में लेकर के आई थी। जब ये लोग सत्ता में आए थे तो हरियाणा प्रदेश के खजाने में पैसा था और ये उसको माइनस में लेकर के गए थे 78,000 करोड़ रुपए तक। तो वो लोग जो प्लस से माइनस में हरियाणा प्रदेश को लेकर के गए, आज वो दूसरों से सवाल पूछते हैं, जबकि बजट का साइज नहीं इन्होंने बहुत ज्यादा कोई बढ़ाने का काम किया था। आज जो बजट का साइज बढ़ रहा है, जिस प्रकार से लोगों के लिए नई स्कीमें आ रही हैं, और एक चीज का ये विरोध कर रहे थे, मैं इनसे जानना चाहता हूं, ये जो 75% का विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के बच्चों को रोजगार मिलेगा, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, क्या ये इसके पक्ष में है या इसके खिलाफ है? एक अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई उद्योग लगता है नया, जिसके अंदर हमारी जमीन जाती है, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है तो कांग्रेस के लोगों को आपत्ति क्या है? ये स्पष्ट रूप से जवाब देने का काम करें। इस बात का भी जवाब दें, ताकि भाई इस बात का भी जवाब दें। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार एकमात्र सरकार थी जो प्लस से माइनस में हरियाणा प्रदेश को लेकर। ठीक है, जरा जवाब दे दीजिए बजरंग जी, फिर रंजीता जी आपके पास आऊंगा। सुमन जी, भाई साहब ने अच्छा सवाल किया भी रोजगार मिले, हमें क्या तकलीफ है? हम चाहते हैं लोगों को रोजगार मिले, हमारे युवा जो हमारे बच्चे हैं उनको रोजगार मिले। आज MBA पढ़े हुए बच्चे मतलब पीएन की नौकरी धक्के खा रहे हैं, ये झूठे जो झांसा दे रहे हैं ना, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उस चीज का इतराज है। इतराज इस बात का है, प्राइवेट सेक्टर में आपने घोषणा कर दी 75% युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देंगे। भाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो उद्योग नए लगेंगे ही नहीं, पुराने उद्योग के माध्यम से उद्योग बंद हो गए हैं, लाखों लोग बेरोजगार होंगे, तो आप कहां से लोगों को रोजगार दोगे? मेन मुद्दा ये, आपने कौन सी पॉलिसी बनाई है भी हरियाणा में उद्योग लगेंगे? कौन सी आपने छूट दी है? हाँ, जब लगते हैं उद्योग, आप कहते भी नए उद्योग लगेंगे, हम सस्ती जमीन देंगे, बिजली के बिल है उसके अंदर हम सब्सिडी देंगे, जब मशीनें लगेगी उसमें सब्सिडी देंगे। आप हरियाणा में उद्योग लगाइए, तब तो कोई उद्योग लगता। आप उद्योग लगाने की बात ही नहीं करते, आप कहते भी हम उद्योग के माध्यम से रोजगार देंगे। दावे के साथ कहता हूं, एक भी युवा
एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा इनकी पोस्ट के तहत। रोजगार जब मिलेगा जब ये उद्योगपतियों को, ठीक है, इस पर अजय गुलिया जी का रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार रंजीता मेहता जी से एक जवाब लेना चाहता हूँ। ठीक है बजरंग जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए, बजरंग जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। ठीक है बजरंग जी, बजरंग जी एक सेकंड, ठीक है ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी एक सेकंड, ठीक है हो गया बजरंग जी, ठीक है अभी लौट रहे तुरंत आपके पास। रंजीता मेहता जी सवाल मेरा आपसे ये है, आपने रिकवरी की भी बात की थी, अजय गुलिया जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब बजट बड़ा होता है तो कर्ज लेना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है सरकार की। अब ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप रिकवरी का पूरा ब्यौरा दे रही हैं कि रिकवरी देखिए इस तरीके से हो रहा है, तो फिर ये कर्ज कम क्यों नहीं हो रहा अगर आप सब कुछ रिकवरी कर पा रही हैं तो? मैं आपको सभी बातों का जवाब दूंगी साकेत। पहले तो मैं बजरंग दास जर की उस बात का जवाब देना चाहती हूँ जो ये कह रहे थे कि कोविड के अंदर सरकार ने क्या किया, जो किया सामाजिक संस्थाओं ने किया। सबसे पहले इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, गरीबों की मदद के लिए सरकार ने स्पेशल 1200 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो गरीबों की मदद के लिए दिया, जिसके अंदर 16,29,000 परिवारों में 619 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में हमने दिए। उसके अलावा हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था जनता के लिए कोरोना के समय में, 1 रुपया की जनता की जेब में गया बता दो। 20 लाख करोड़ का पैकेज, चिंता कीजिए आप, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मनोहर सरकार सभी गरीबों का ध्यान रखने वाली भी है, सभी युवाओं का ध्यान रखने वाली देखी है बहन जी मनोहर साहब, आपने भी देखी है मनोहर सरकार कैसी है, लोगों को बर्बाद करने वाली ये मनोहर सरकार है, जनता को लूटने वाली है, किसान कर्मचारी मजदूरों को बर्बाद करने वाली ये मनोहर सरकार है। जहाँ पंचकुला आप रहते हो आप तसल्ली कर लो, पंचकुला के अंदर सारा उद्योग बंद हो चुका है, इंडस्ट्री एरिया बंद होकर उसको आपने वहाँ पे क्या बना दिया, इंडस्ट्री जोन खत्म कर दिया, इंडस्ट्री एरिया खत्म करके वहाँ पे दुकानें शोरूम बनाए जा रहे हैं। वहाँ तो चेक कर लो पंचकुला में आप उद्योग लगाओगे, इंडस्ट्री एरिया आपका बंद होता जा रहा है, पंचकुला का इंडस्ट्री आपका बंद हो गया। आप ये तो चेक करो, यानी जनता की बात है, जनता की तरफ देखो, ये ना देखो कि सरकार मनोहर के गीत गाने कुछ नहीं होता, जनता के गीत गाओ, जनता एक एक करके बजरंग जी, एक एक करके बजरंग जी आपको पूरा सुना, आपको पूरा सुना, रंजीता मेहता जी को सुन लीजिए जिस तरीके से। ठीक है बजरंग जी, हाँ बोले रंजीता जी। इनका बीपी हाई हो जाता है, इनको पानी पिलाइए, ये सुनना नहीं चाहते कि सरकार लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कर रही है। बजरंग दास गर्ग जी 20,000 करोड़ का अनुदान जो है आज सरकार पहली बार लेकर आ रही है। 20 लाख करोड़ 20,000 रुपए 20 लाख करोड़ आए सरकार के, बहन जी 20 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया, कोरोना के समय का 20 लाख करोड़ पैकेज दे रहा हूँ जो जनता का आर्थिक मदद करेगा। 1 रुपया बता दो जनता की जेब में आया दो का वादा तो रखिए। आप कहते हैं कि सरकार ने ऐसी कौन सी सब्सिडी दी, आप जिस शहर पंचकुला में कभी कभी चक्कर मारते हैं और आपका बेटा यही रहता है, आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे रेट कम किए गए हैं, यहाँ पर उद्योग भी आ रहे हैं, यहाँ पे अस्पताल भी आ रहे हैं, यहाँ पे नए स्कूल भी आ रहे हैं। आज उसके कलेक्टर रेट इतने कम कर दिए गए हैं कि आम एक इंसान पंचकुला का इंडस्ट्री एरिया क्यों बंद हो रहा है, पंचकुला मैं बात दूर ही करता, जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आपका रिहायश है, आप ये बता दीजिए पंचकुला का इंडस्ट्री एरिया फैक्ट्रियां बंद होकर वहाँ क्यों शोरूम बन रहे हैं, क्यों गोदाम बन रहे हैं, क्यों हार्डवेयर की दुकानें बन रही है, क्यों फर्नीचर की दुकानें बन रही है, क्यों यहाँ पे प्लाई बोर्ड ये आप देख रहे हो, टेलों की मार्बल की दुकानें बन रही है। आप ये बताइए ना कहाँ इंडस्ट्री जोन है, क्या इंडस्ट्री जोन ही नहीं रहा, इंडस्ट्री फैक्ट्री आपने बंद करवा दी सारी। आप फिर भी ठीक है बजरंग जी के पास सुन लीजिए, बजरंग जी एक सेकंड, बजरंग जी एक सेकंड, बजरंग जी एक सेकंड प्लीज। हाँ अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय जी बोलिए। देखिए साकेत भाई, एक बात तो बजरंग दास गर्ग जी ने स्वयं कही कि पंचकुला के अंदर नए नए वेयर हाउस स्टोर बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं। देखिए ये एक नियम है कि जहां पर भी जो भी इंडस्ट्री जोन जो शहर के बीच में आ जाएगा, जहां शहरीकृत हो जाएगा, वो इंडस्ट्रीज वहां से मूव करके और खाली क्षेत्र की तरफ जाती हैं और उन एरियाज के अंदर शोरूम, मॉल और ये सारी चीजें आती हैं। ये डेवलपमेंट की निशानी है। शायद बजरंग दास गर्ग जी समझ नहीं पा रहे हैं, अगर ये समझ पा रहे हैं तो देखना नहीं चाह रहे हैं।
एक दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, भाई मैं ये ये काम की गरज साहब मैं आपके बीच में बोला, गरज साहब मैं आपके बीच में बोला, गरज साहब आपके बीच में बोलने का काम मैंने नहीं किया। मैं कम से कम आपसे ये उम्मीद जरूर करता हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद जरूर करता हूँ कि मेरे को बीच में रोकने और टोकने का काम आप नहीं करेंगे। एक एक करके बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी एक बार सुन लीजिए, बजरंग जी सुन लीजिए जरा गुलिया जी को। मेरे को भी रोकने और टोकने का काम आप नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी बात, बोलिए जी। मैं ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। मेरे एक कह देने से कि लाखों इंडस्ट्रीज हरियाणा में आ गई, कोई सच तो हो नहीं जाएगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है कि 17,000 निवेश पिछले 1.5 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रीज के माध्यम से हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड आपको बता देगा। दूसरी बात, मैं सरकार की रिपोर्ट आपके बीच में साझा करना चाहूंगा, जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, जिसको कि बड़ी बड़ी एजेंसियों ने भी माना कि हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिससे 0 इंडस्ट्रीज प्लान करके दूसरी तरफ गई, जिससे कोई भी इंडस्ट्री बंद ना होकर के बाहर जाने का जिसने काम किया हो। हरियाणा इस मामले में सबसे आगे रहा कि हमारी कोई भी इंडस्ट्री बाहर नहीं गई। आप इसको तरक्की की निशानी मानते हैं या किसकी निशानी मानते हैं? रही बात जो आप बार बार कांग्रेस की तुलना और हमारी सरकार की तुलना करने का काम कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तो बाजरा 2150 रुपए सरकार ने खरीदा, और उसी हरियाणा प्रदेश के साथ लगते प्रदेश राजस्थान के अंदर 1100 रुपए में बाजरा आपकी सरकार ने खरीदने का काम किया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 1100 रुपए में कौन सा विकास होता है या 2150 में कौन सा विकास होता है? वो भी किसान भारतवर्ष का किसान था, लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 2150 रुपए में बाजरा लिया, और आप जिस सरकार की जिस पार्टी की पीठ ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं बजरंग जी। कांग्रेस के अंदर 1100 रुपए का, आप क्या किसान के हितैषी हो सकते हो? जवाब लीजिए। मेरे साथी ने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। अजय भाई ने कहा भी बाजरा का हरियाणा में 2150 रुपए एमएसपी रेट है, और मंडियों में बाजरा 1200 रुपए में किसान का बाजरा रुल रहा है। 1200 में आज जितना बाजरा भरवाना हो उतना बाजरा भरवा सकता हूँ हरियाणा के मंडियों में। और बाजरा खरीद के अंदर, सरसों खरीद के अंदर, कपास खरीद के अंदर, धान खरीद के अंदर मैं पूरी समय दे सकता हूँ। अरबों रुपए करोड़ों रुपए घोटाला किया सरकार के देते, जिनके पास जो महकम है वही बाजरा 1100 रुपए से लेकर 1300 में खरीद कर इन्होंने 2150 में सरकारी एजेंसियों के पास सरसों 3300 से लेकर 3700 में खरीद कर 4425 रुपए सरसों की एमएसपी रेट है। 4425 में एफर की एजेंसियों के पास करोड़ों रुपए घपला किया। अगर कहते हैं इंडस्ट्री लगी है, मैं शपथ करना चाहता हूँ, गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा बनाया था, विदेशी कंपनियों को फ्री में टिकटें, होटलों में ठहरने की व्यवस्था, करोड़ों रुपए हरियाणा सरकार के बर्बाद कर दिए। और पूरा गुड़गांव एयरपोर्ट से लेकर ऐसा चमका दिया हैपनिंग हरियाणा करने के बाद एक भी उद्योग जो हैपनिंग हरियाणा बनाया, जो उद्योगपति गुड़गांव में इकट्ठे हुए, एक भी उद्योग उसके अंदर लगा, बता दो, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। इसलिए वो करोड़ों रुपए उद्योगपतियों को सुविधा देने के लिए बनानी चाहिए थे, वो तो आपने किए नहीं। आप कहते हो भी उद्योग हैपनिंग हरियाणा बना लिया, 3 महीने खराब कर लिए, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, शहर सपट्टे में लगा दिए। एक भी हैपनिंग हरियाणा के नाम पर एक भी उद्योग हरियाणा में नहीं लगा। ये तो जवाब तो ये है। बाजरा की बता दो, जितना बाजरा जरा उद्योग की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं। बजरंग जी एक सेकंड, एक फैक्ट जरा रंजिता मेहता जी की तरफ से ले लूं। रंजिता जी, चलिए जेजेपी का तो 1 साल का कार्यकाल है, आपका 6 साल का कार्यकाल है। इन 6 साल के कार्यकाल में कितने उद्योग नए आए हैं हरियाणा में? जरा एक आंकड़ा अगर आप रख पाएं तो रखिए जरा। बजरंग दास जी बार बार उद्योग का जिक्र कर रहे हैं। देखिए साकेत, पहले तो इनसे ये पूछिए, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री मारुति की यहाँ पर थी, उसको बाहर भेजने का किसकी सरकार के दौरान काम हुआ था? आज HMT बंद हुआ आज कालका के अंदर, जो सबसे बड़ा यहाँ का उद्योग था, वो किसके कार्यकाल में बंद हुआ? आज जिस तरीके की इनकी नाकामियां रही, इन्होंने इन्वेस्टर्स का मुंह बाहर की तरफ मोड़ा, जबकि हम हैपनिंग हरियाणा कहें या कुछ भी कहें, आज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है तो हरियाणा के अंदर मनोहर सरकार के अंदर आ रही है। आज नई इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग रही हैं। आज FPOs को लेकर सबसे ज्यादा हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसी सब्जियां उगाने के लिए कोई आंकड़ा आप रख पाएंगे रंजिता मेहता जी की इतनी कंपनीज यहाँ पर आ चुकी हैं और इतने का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो चुका है? एक एग्जैक्ट फिगर अगर आपके पास हो तो।
मैं आपको फिगर बाय फिगर बता रही हूँ। एफपीओ जो जिनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसके तहत जितनी भी सब्जियां जो यहाँ से एक्सपोर्ट बाहर होती हैं, उनका उत्पादन यहाँ पे शुरू हो चुका है। चाहे वो ब्रोकली है, चाहे वो बेबी कॉर्न है, चाहे वो स्वीट कॉर्न है, जो कि किसान पहले नहीं उगाता था और सिर्फ धान ही उगाता रहता था, जिससे कि हमारा हरियाणा डार्क जोन में जाता था। आज वो एफपीओ को बढ़ावा देकर उनकी सब्जियां बाहर एक रिएक्शन जरा अजय गुलिया जी से ले लेते हैं, उनको अच्छा मुनाफा फिर चर्चा को खत्म करेंगे। अजय गुलिया जी बोलिए। साकेत भाई, अभी मेरे साथी ने कुछ बाजरे की बात करी, सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आज तक देखिए हरियाणा प्रदेश जब से बना है, कोई जमीन तो ज्यादा हो नहीं गई है, बल्कि कुछ जोत घटी होगी। आज तक के इतिहास में हरियाणा प्रदेश में सरकार के द्वारा जितनी बाजरे की खरीद इस साल हुई है, वो कभी भी इतिहास में कभी नहीं है। तो इनको ये समझने की जरूरत है। ये कह रहे हैं बाजरा। अच्छा अजय गुलिया जी, जाते जाते बस इतना बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए, हरियाणा में उद्योग आ रहा है क्या? नहीं, 17,000 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है साकेत भाई। 17,000 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड में इन्वेस्टमेंट हरियाणा आपके 1 साल के कार्यकाल में, 1.5 साल के कार्यकाल में, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। इसको अगर बजरंग दास जी को या आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। कहां पर ये आंकड़ा मिलेगा? तो क्या बिल्कुल मैं आपको कहेंगे तो साकेत भाई, मैं जरूर आपको आपके साथ ये जानकारी साझा करना। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, लिंक मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं भी देखना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा भी कि अगर मैं करूं तो आप इसको आगे दर्शाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जब बजट पर चर्चा होगी तो इसको अभी रखेंगे। बजरंग जी माफी चाहूंगा, चर्चा का खत्म हो गया वक्त यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।